हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज हम 10 अगस्त के कंप्लीट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन और वीडियो से रिगार्डिंग कोई अदर इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्टली मिल सके। ठीक है। और आज की इस करंट अफेयर की सीरीज़ में हम 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं जो अलग अलग फील्ड से आपको रिलेटेड मिलेंगे। ठीक है। और एक आपको अच्छा खासा करंट अफेयर का पैकेज मिल जाएगा जहाँ पे हम द हिंदू के करंट अफेयर और अदर पीआईबी न्यूज़ को भी कलेक्ट करके करंट अफेयर्स को बनाते हैं, जिसका एक अच्छा खासा पैकेज आपको मिलता है जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि अच्छे तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आए। और अगर आपसे पेपर में किसी भी प्रकार का एमसीक्यू पूछा जाता है वहाँ पे क्वेश्चन और उसका कोई भी बैकग्राउंड लेके पूछा जाए तो वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है। इसीलिए जो एमसीक्यू के बाद जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है उसको और ज़्यादा डीप में और ध्यान से सुनिएगा और रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। अभी इसको एक बार आप देख लीजिए, देखने के बाद इसको 24 आवर्स के अंदर एक बार और रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज कहा जाता है ना, रिवीजन इज़ द सक्सेस ऑफ की। तो उसी तरीके से ये हेल्पफुल होता है कि रिवीजन जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में ये स्टोर रहेगा। ठीक है। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ठीक है। आईएफएससी के ऊपर दो स्टेटमेंट दिए, बताना आपको कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट है इट इज़ अ स्टैचुरी बॉडी। क्या एक स्टैचुरी बॉडी है। सेकंड, इट्स मैंडेट इज टू रेगुलेट फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अप्रूव बाय एनी अप्रोप्रिएट रेगुलेटर इन एन आईएफएससी। ठीक है। मतलब क्या है कि इसका मैंडेट ये है कि रेगुलेट करना फाइनेंशियल प्रोडक्ट को और जो सर्विस होती है जिसको अप्रूव किया जाता है बाय अप्रोप्रिएट रेगुलेटर इन एन आईएफएससी, जो भी आईएफएससी में अप्रोप्रिएट रेगुलेटर होते हैं उनके द्वारा। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शंस हैं ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू एंड नाइदर वन नॉर टू। सो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए ठीक है, यहाँ पे समझ लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है आपका। ठीक है। मतलब ये एक स्टैचुरी बॉडी है, साथ ही साथ जो आईएफएससी होता है ये क्या करता है, ये अप्रोप्रिएट रेगुलेटर होता है जिसमें जो मैंडेट दिया जाता है जिसमें रेगुलेट करना फाइनेंशियल प्रोडक्ट को और सर्विस को, ये अप्रूवल इसका किसके द्वारा, आईएफएससी के द्वारा दिया जाता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी राइट हो जाती है। कुछ और भी चीज़ें इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है। जो आपका आईएफएससी है ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019 के तहत ये वर्क करता है, जिसके कारण इसको क्या मिला है, एक स्टैचुरी स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है। स्टैचुरी स्टेटस का मतलब क्या होता है कि जो भी अगर कोई बिल जब उसको एक्ट बना दिया जाता है तो वो उसको स्टैचुरी स्टेटस मिल जाता है। ठीक है। तो ये भी याद रखना है। साथ ही साथ जब इसको अप्रूव किया गया था कुछ रेगुलेटर के जरिए, तो वहाँ पर जो रेगुलेटर थे जैसे आरबीआई हो सकता है और सेबी जिसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो इन सभी ये जो रेगुलेटर्स होते हैं इनके द्वारा इनको अप्रूव कराया जाता है। तो ये भी याद रखना है। और जो अप्रोप्रिएट रेगुलेटर हैं जिसको लिस्टेड किया गया था शेड्यूल टू द बिल एंड इंक्लूड द आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई एंड पीएफआरडीए, इन सभी चीज़ों में इनको इंक्लूड किया गया था। ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको ये अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इनमें जो दो स्टेटमेंट दिए हैं तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। याद रखिए, करेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट, तो यहाँ पे करेक्ट पूछा गया। फर्स्ट है देयर इज अ नो मेंशन ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ कहीं पे भी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ये मेंशन नहीं है। तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड है द फर्स्ट शेड्यूल प्रोवाइड नेम्स ऑफ द स्टेट एंड देयर कैपिटल सिटीज़। जो फर्स्ट शेड्यूल है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या वो स्टेट्स, नेम ऑफ स्टेट्स और उनकी कैपिटल ऑफ सिटीज़ से बिलोंग करता है। एंड ऑप्शंस आर ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू एंड नाइदर वन नॉर टू। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। चलिए समझ लेते राइट आंसर क्या है। राइट आंसर यहाँ पे इसका डी है। ठीक है। मतलब कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। क्यों। क्योंकि जो आपका आर्टिकल 239 है ये डील करता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जिसको आप एनसीटी भी बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो आपकी जो कैपिटल है जिसको न्यू दिल्ली कहते हैं उसको आप एनसीटी भी कहते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसीलिए हमने वहीं से इसका नाम उठाया है। एंड सेकंड, द फर्स्ट शेड्यूल प्रोवाइड नेम्स ऑफ द स्टेट एंड देयर कैपिटल सिटीज़। देखिए ये स्टेटमेंट आपकी पार्शली करेक्ट है एंड पार्शली इनकरेक्ट है। यहाँ तक तो सही है
कि जो फर्स्ट जो आपका शेड्यूल है ये नेम ऑफ द स्टेट से बिलोंग करता है, बिल्कुल सही है, बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू देयर कैपिटल सिटीज़। ये कैपिटल सिटीज़ से बिलोंग नहीं करता, ये उनकी टेरिटोरियल सिटीज़ से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाता है, याद रखना आंसर, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम यहाँ पे समझ रहे हैं वो क्या है कि देखिए, जो मैंने बताया आर्टिकल 239A, अब डबल ए इस कैपिटल ए का मतलब इसको अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, ठीक है। और ये जो अमेंडमेंट था ये कौन सा था, ये 69 अमेंडमेंट एक्ट था 1991 का। उसके बाद ये यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है उसको हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहने लगे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। अब सेकंड स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट थी, क्योंकि जो फर्स्ट शेड्यूल है ये किससे प्रोवाइड करता है, नेम ऑफ द स्टेट, वही जो मैंने बताया ना पार्सली इनकरेक्ट थी, क्योंकि ये देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, उनके जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उससे वो मतलब उसके बिहाफ में वो वर्क करता है। साथ ही साथ जो नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी एंड देयर एक्सटेंट, ठीक है, यूनियन टेरिटरी और उसके एक्सटेंट से रिलेट करता है, ना कि कैपिटल सिटीज़ ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो इनसे रिलेट नहीं करता है, इन सब चीज़ों से रिलेट करता है, तो ये याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वदेश दर्शन स्कीम के ऊपर दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, क्या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेकंड है इट एम टू इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट इन इंडिया, ठीक है। इसका एम ये है कि एक इंटीग्रेटेड करना है, मतलब एक साथ लाना है डेवलपमेंट को, डेवलपमेंट बेस्ड थीम टूरिस्ट सर्किट इन इंडिया की, मतलब पूरा एक टूरिस्ट सर्किट बनाना है किसके अंदर, इंडिया के अंदर, ताकि डेवलपमेंट हो सके अच्छा खासा और उनका इंटीग्रेशन हो सके, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, एंड नाइदर वन नॉट टू। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इसका यहाँ पे सी है, ठीक है, सी इज़ योर राइट आंसर। पहली बात तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एंड सेकंड इसका जो एम है ये सही दिया है कि इंटीग्रेटेड करना, कि इट एम फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, ठीक है। एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किया गया है किसके लिए, थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट इन इंडिया, इसके लिए, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट थिंग इसके बारे में समझ लेते हैं। सेंट्रल सेक्टर का मतलब होता है कि जहाँ पे जो सेंटर है वो, ठीक है, वो मतलब अलोनली, मतलब अकेले ही क्या करेगा, पूरा जो वहाँ का फंड है उसको बेयर करेगा सेंटर, ठीक है। तो ये सेंट्रल सेक्टर का मतलब होता है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में क्या होता है, जो सेंटर और जो स्टेट होते हैं दोनों दोनों क्या करते हैं, पैसे को बियर करते हैं, दोनों क्या करते हैं अपना 50-50% या फिर 60-40 इस तरीके का परसेंटेज क्या करते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। फिर ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के अंदर आती है, मतलब जो स्वदेश दर्शन स्कीम है किसके अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के अंदर आती है, उसी ने इसको लॉन्च किया, ठीक है, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो ये कंप्लीट इसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल एजुकेशन कोएलिशन के ऊपर है, ठीक है। मतलब ग्लोबल एजुकेशन जो कोएलिशन है इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, की जो ग्लोबल एजुकेशन कोएलिशन है इसको किस इंस्टीट्यूशन ने स्टार्ट किया है, ठीक है। और ये किसका इनिशिएटिव है, ऑप्शंस है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी का, सेकंड यूनेस्को, थर्ड सेव द चिल्ड्रन फंड, एंड फोर्थ यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इसका यहाँ पे बी है, ठीक है। थोड़ा सा गैसिंग भी यहाँ पे हो सकती थी, जैसे ग्लोबल एजुकेशन कोएलिशन है, ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू द एजुकेशन। तो यहाँ पे जो एजुकेशन से आपका रिलेट करता है ये आपका यूनेस्को करता है, मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये इसका नाम है, तो ये आप इसके नाम से भी थोड़ा सा एक गैसिंग कर सकते थे अगर आप इसका राइट आंसर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका इनिशिएटिव है किसका, यूनेस्को का। याद रखना है कि अगर कोई ग्लोबल एजुकेशन कोएलिशन इस तरीके का आप एग्ज़ाम में मेंस में मेंशन करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट थिंग, तो वहाँ पे आप इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं कि एक और अच्छा खासा इनिशिएटिव यूनेस्को ने लिया किसके लिए, ग्लोबल एजुकेशन कोएलिशन करने के लिए, ठीक है। ताकि इसका जो इनिशिएटिव यही इसलिए लिया गया था ताकि जो चिल्ड्रन और जो यूथ हैं ये इस कोविड-19 ड्यूरेशन के द्वारा, मतलब कोविड-19 ड्यूरेशन के दौरान जो उनकी पूरी स्टडी पूरा एजुकेशन सिस्टम डिसरप्ट हो गया है उसको फिर से क्या किया जा सके, एक अच्छे खासे वे में वापस से लाया जा सके। तो इसलिए ये इनिशिएटिव लाया गया था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री वेपन सिस्टम्स हैज़ बीन इंडिजीनियसली डेवलप इन इंडिया, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो वेपन सिस्टम है आपका वेपन मिलिट्री वेपन है जिसको इंडिया में ही इंडिजीनियसली डेवलप किया गया, हमने किसी और की हेल्प नहीं ली है, ठीक है। जो स्टेटमेंट दिए हैं आपको, फर्स्ट है हैमर मिसाइल, सेकंड T-90 टैंक, एंड फोर्थ है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर।
एंड ऑप्शंस आर 1 and 2, 2 and 3, 3 ओनली एंड ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। चलिए, यहाँ जो राइट आंसर है आपका वैसे तो ऑप्शन सी है, ठीक है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, इसके बारे में तो आपने सुना होगा, ये इंडिया का ही है जिसको इंडिजीनियस ने डेवलप किया है। साथ ही साथ जो T-90 टैंक है ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि न्यूज़ में नहीं है, कहने का मतलब ये है कि न्यूज़ में था जब हमने इसको रशिया से लिया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे, अगर आप एलिमिनेट कर देते तो सेकंड वाला ऑप्शन, तो आपको राइटली जो थर्ड आंसर है एलिमिनेशन मेथड से आप इसको निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन जो हैमर मिसाइल है ये हमने फ्रांस, ठीक है, फ्रांस से परचेस किया, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसलिए ये इंडिजिनसली डेवलप किया गया यहाँ पे, ये पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है। याद रखना आपको, जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ये इंडिया का खुद का इंडिजिनसली डेवलप सिस्टम है, ठीक है। T-90 किससे, रशिया से, और हैमर मिसाइल फ्रांस से है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द भारत एयर फाइबर सर्विस। तो अभी किसने भारत एयर फाइबर सर्विस को लॉन्च किया है? ऑप्शंस है BSNL, फेसबुक, ट्विटर एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वीडियो को पॉज करके बताइए कौन सा राइट आंसर है। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है। राइट आंसर यहाँ पे आपका BSNL है। अब यहाँ पे जो मैं आपको बताता हूँ गैसिंग वर्क किस तरीके से वर्क करता है। देखिए यहाँ पे जो नाम दिया है भारत एयर फाइबर सर्विस, ठीक है, भारत एयर फाइबर सर्विस, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का तो कोई चांस ही नहीं बनता, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पे वर्क करता है। सेकंड हो गया आपका फेसबुक, ठीक है, ये भी क्या करता है, ये भारत एयर फाइबर के क्षेत्र में कोई भी वर्क नहीं करता है। फिर बचा ट्विटर, ठीक है, तो ट्विटर भी इसके काफ़ी लेस चांसेस हो जाते हैं। तो अगर एक एलिमिनेशन मेथड सही तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं तो आप BSNL अच्छे तरीके से आंसर यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं, जिसको भारत सर्विस नेटवर्क लिमिटेड जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए हो गया, जिसने क्या किया है, भारत एयर फाइबर सर्विस को लॉन्च किया है, ताकि जो रिमोट एरियाज़ होते हैं वहाँ पे भी क्या की जा सके, अच्छी खासी कनेक्टिविटी, जो वायरलेस कनेक्टिविटी है उसको प्रोवाइड कराई जा सके, ठीक है। इसलिए इसको चालू किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये चीपेस्ट सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि अच्छा खासा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो इसलिए ये लॉन्च किया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि BSNL भारत, जो आपका भारत एयर फाइबर है, ये एनेबल करेगा होम्स इन रूरल एरियाज़ विद ब्रॉडबैंड सर्विस, ठीक है। एक ब्रॉडबैंड सर्विस मतलब सभी को उसके अंदर कनेक्ट किया जाएगा, कोई भी उससे एक्सेप्ट नहीं, बाहर नहीं रहेगा, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंपनीज भारत फाइबर। जो भारत कंपनी की जो भारत फाइबर है ना, जिसको FTTH कहा जाता है, फाइबर टू द होम, इससे अलग है, ठीक है, इससे अलग है। मतलब इसके एक्सेप्शन में इस आप बोल सकते हो कि ये जो योजना चलाई जा रही है, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये इसके अलग है, ठीक है, जिसको फाइबर टू द होम कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। अभी रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लाया गया है, तो इसके बिहाफ में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके पहले भी मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर भी लिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, तो आप उसको जाके सर्च कर लीजिएगा, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आपको वहाँ से अच्छे तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। और एक कंप्लीट वीडियो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बिल्कुल स्टार्टिंग बनाया था जब ये आई थी, तो वहाँ पे भी जाके आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को वहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जो अदर कुछ MCQs भी मैंने इसके ऊपर बना चुका हूँ, तो आप चाहो तो आप मेरी नेक्स्ट अदर वीडियो को देख के वहाँ पे भी आप इसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं, 2 स्टेटमेंट दिए, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है आंगनवाड़ी वर्कर्स टीचर्स to be trained to prepare them as an initial cadre of high quality early childhood care and education teachers, ठीक है। मतलब क्या है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और जो टीचर्स होते हैं इनको ट्रेन किया जाएगा, मतलब इनको ट्रेन किया गया है ताकि प्रिपेयर कर सकें, प्रिपेयर दैम एज एन इनिशियल कैडर, ठीक है। एक इनिशियल कैडर के लिए अपने आप को तैयार करना, एक हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए, और एजुकेशन मतलब एजुकेशन टीचर्स के लिए। तो इसके लिए ये क्या है, ऐसा कुछ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है। सेकंड है नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी टू बी लॉन्च्ड विथ फोकस ऑन प्राइमरी स्कूल्स, ठीक है। जो नेशनल मिशंस है ऑन फाउंडेशन लिटरेसी और जो न्यूमरेसी के ऊपर है बेस्ड है, उसको लॉन्च किया गया है विथ फोकस ऑन प्राइमरी स्कूल, उसको प्राइमरी स्कूल में फोकस देने के लिए लॉन्च किया गया। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 नॉर 2। वीडियो को पॉज करके बताइए राइट आंसर क्या है। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है। राइट आंसर यहाँ पे इसका C है,
ठीक है, सी है मतलब दोनों की दोनों स्टेटमेंट से करेक्ट है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर और टीचर्स हैं टू बी ट्रेंड टू प्रिपेयर दैम, ठीक, एज एन इनिशियल कैडर ऑफ हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टीचर्स, ठीक है, कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और टीचर्स हैं इनको ट्रेन किया गया है ताकि प्रिपेयर कर सकें खुद को एक इनिशियल कैडर के तौर पे जहां हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड कर सकें और जो एजुकेशन टीचर्स का वो भी डेवलप हो सके। और जो नेशनल मिशन है ये फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, इसको लॉन्च किया गया है फोकस के साथ प्राइमरी स्कूल्स के लिए, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ आंसर्स हैं, सॉरी, वो क्या है कि ये जो पॉलिसी है ये आपकी थर्ड पॉलिसी है, ठीक है, मतलब थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। इसके पहले दो एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी हैं। फर्स्ट आई थी आपकी 1968 में, सेकेंड आई थी आपकी 1986 में, और अब आई है आपकी 2020 में, 2020 में, ठीक है। फर्स्ट आई थी इंदिरा गांधी की ड्यूरेशन में, सेकंड आई थी आपकी राजीव गांधी की ड्यूरेशन में, थर्ड आई हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ड्यूरेशन में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कब कब लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। तो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट इज़ ए सब स्कीम अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो क्या ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है उसके अर्बन है उसी के अंदर की सब स्कीम है। सेकेंड है इट एम्स टू प्रोवाइड एक्सेस टू डिग्निफाइड अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग क्लोज टू वर्क प्लेस टू अर्बन माइग्रेंट और पुअर, कि इसका जो एम है ये प्रोवाइड कराना एक एक्सेस ताकि जो डिग्निफाइड अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग है ये क्लोज टू वर्क प्लेस, आपके वर्क प्लेस के आसपास ही मिल सके, ताकि अर्बन माइग्रेंट्स एंड पुअर, ठीक है, जो भी अर्बन माइग्रेंट्स होते हैं जो बाहर से आते हैं और जो पुअर्स होते हैं उनको। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू एंड नाइदर वन नॉट टू। सो वीडियो को पॉज करके आंसर बताइए। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। यहाँ जो राइट आंसर समझने के पहले आप इसके कुछ इंपॉर्टेंट थिंग समझ लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस को लॉन्च किया है, ठीक है। सबसे पहले आपकी स्टेटमेंट यही बनेगी, ठीक है। और अदर जो स्टेटमेंट घुमा फिरा के आपसे पूछी जाती है उसमें क्या रहेगा कि जो आपका अफोर्डेबल एंड रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है जिसको आप ARHCS बोलते हो, इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, ये आपको याद रखना है, जो अर्बन लेवल पे वर्क करती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट इसमें आपकी करेक्ट हो जाती है। सेकंड है कि इसका जो एम है ताकि एक हाउसिंग अच्छी खासा प्रोवाइड कराया जा सके वर्क प्लेस पे, किसको? अर्बन माइग्रेंट्स और पुअर को। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने के कारण आपका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में समझ लेते हैं। ये कि जो आपका अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है ये स्कीम इंप्लीमेंटेड की जाएगी दो मॉडल्स में, ठीक है। पहला जो होगा वो यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट फंडेड वैकेंट हाउसेज टू कन्वर्ट इनटू अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और बाय पब्लिक एजेंसीज। तो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है और जो पब्लिक एजेंसी है, इन दोनों में से कोई भी जो वैकेंट हाउसेस हैं, ठीक है, जहाँ पे अभी ये जो गवर्नमेंट की एजेंसीज नहीं पहुँच पा रही उनको हाउस प्रोवाइड कराने के लिए, तो वहाँ पे ये प्रोवाइड कराए जाएंगे। एंड सेकंड है कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ARHCS बाय पब्लिक प्राइवेट एंटिटीज़ ऑन देयर ओन वैकेंट लैंड, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो भी कंस्ट्रक्शन और जो ऑपरेशन होगा, साथ ही साथ जो इसका मेंटेनेंस ARHCS का, ये या तो पब्लिक या फिर प्राइवेट एंटिटीज़ होती है उनके खुद के खाली लैंड पे कराया जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्टली मैच। तो इनमें से कौन से करेक्टली मैच है, ठीक है। ये हैंडलूम से रिलेटेड है कि जो भी आप क्लोथ्स को हैंड से ही डेवलप करते हैं, मतलब खुद ही से ओनली अपने हाथों से बना के जब बुनते हो, तो उसके ऊपर बताया गया। इसके ऊपर मैंने कल भी एक क्वेश्चन पूछा था जो GI टैग से रिलेटेड था। अब यहाँ पे तीन और चीज़ें आपको बताना है कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, ठीक है। डायरेक्टली एग्जाम में पूछते हैं इस तरीके की चीज़ें। तो फर्स्ट है टेंकोई वीव्स, जो क्या है उत्तर प्रदेश से रिलेट करती है। सेकंड है पोचमपल्ली आइकट, तेलंगाना से रिलेट करता है क्या? कोटपड़ हैंडलूम ओडिशा से रिलेट करता है क्या? सो ऑप्शंस हैं आपके 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 एंड ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके बताइए राइट आंसर क्या है। चलिए समझ लेते राइट आंसर क्या है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी है। यहाँ पे मैंने इसलिए कोई भी ऑप्शन को चेंज नहीं किया क्योंकि इस तरीके अगर आपको यहाँ पे एक एग्जैक्टली अच्छा खासा उसका थॉरो नॉलेज मिल जाता है तो आप अच्छे तरीके से उसको याद कर सकते हो।
तो इसके बाद मैं इसकी फ़ोटो भी दिखाऊंगा किस तरीके का दिखता है। फिलहाल आप समझ लीजिए जो आपका टेंकोई वीव्स है ये कहाँ से रिलेट करता है, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। जो आपका पोचमपल्ली आइकट है ये तेलंगाना से रिलेट करता है, और जो कोटपट हैंडलूम है ये आपका ओडिशा से रिलेट करता है। तो ये तीनों सही है, इसका मतलब डी जो आपका है ये आपका राइट आंसर हो जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, क्या तो सॉरी, जो राइट आंसर ये आपका डी था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने के पहले ये देख लीजिए पहले किस तरीके का दिखता है। इसका जो कुछ व्यू है ये समथिंग, एक सेकंड थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। ये इस तरीके, ये जो कोटपट साड़ी है जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं इस तरीके की दिखती है। नाउ टंकोई साड़ी ये कुछ इस तरीके का दिखता है जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। एंड तेलंगाना से ये जो आपका पोचमपल्ली आइकट है ये इस तरीके का दिखता है, ठीक है। तो आपको इसका कलर भी ऐसा कभी कभी ना इसके कलर्स के बॉर्डर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस तरीके का ये दिखता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर बाई प्रोडक्ट ऑफ द शुगर केन इंडस्ट्री। तो शुगर केन इंडस्ट्री के कौन कौन से और भी बाई प्रोडक्ट हैं, मतलब शुगर से और भी कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है। फर्स्ट है पेट्रोलियम जेली, सेकंड बेगासेस, एंड फोर्थ मोलेसेस। सो वीडियो को पॉज करके आंसर बताना है। ऑप्शन हैं आपके 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 एंड ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके बताइए राइट आंसर क्या है। चलिए समझ लेते राइट आंसर क्या है। राइट आंसर जो आपका यहाँ पे ये आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। जो राइट आंसर ये आपका ऑप्शन बी है। जो बेगेसेस है और जो मोलेसेस है ये दोनों किससे बनते हैं, ये शुगर केन इंडस्ट्री से इनके बाय प्रोडक्ट है। बट पेट्रोलियम जेली इज़ नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द शुगर केन इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में और समझ लेते हैं। जो आप बाय प्रोडक्ट हैं ये कौन कौन से होते हैं, तो जो केन लीव्स होती हैं इनसे शुगर केन इंडस्ट्री से बाय प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसके जो 4 मेन बाय प्रोडक्ट्स हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले केन लीव्स होती हैं, फिर बेगेसेस होता है, ठीक है, फिल्टर मड्स होते हैं और मोलेसेस होते हैं। तो ये होता है, ठीक है। ये बेगेसेस के बारे में दिया, यहाँ मोलेसेस के बारे में दिया। आप चाहो तो पढ़ सकते हो, हालांकि इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि जो बेगेसेस है और जो मोलेसेस है इन दोनों में से ये जो क्या ये बाय प्रोडक्ट है या नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। साथ साथ जो प्रेस मड और जो फिल्टर मड है ये भी आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको सारे के सारे करंट अफेयर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जो भी प्रॉब्लम होती है, डाउट होता है, तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा ताकि उन डाउट्स को यहीं पे अच्छे तरीके से हम दूर कर सकें, और जो एग्ज़ाम में आपको अच्छे तरीके से हेल्पफुल हो वहाँ जाके आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसका रिविज़न ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि रिविज़न जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये याद रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।